बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मींस ऐसे रिएक्शन जिनका अगर रेट लॉ लिखा जाए तो उनके कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट का सम 1 हो, यानी द रिएक्शन इन विच सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ इज 1। अब रेट लॉ क्या होता है ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन भी हम ऑलरेडी थोड़ी सी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिनका ऑर्डर 1 हो, और ऑर्डर 1 होने का मतलब ये है कि इन रिएक्शन का जब हम रेट लॉ लिखते हैं, यानी जब हम इनके रेट ऑफ रिएक्शन को प्रैक्टिकली कंपेयर कर लेते हैं इनके कंसंट्रेशन के साथ, तो इनके एक्सपोनेंट की तो इनके कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट का सम 1 हो जाता है। यानी अगर आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल कर दें, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। अगर आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को 10 टाइम इंक्रीज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 10 टाइम इंक्रीज होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर 1 है तो फिर इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि रिएक्शन के ऑर्डर 1 होने का मतलब ये है कि आप जितना कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे उतने गुना ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और आपने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को 5 गुना इंक्रीज किया तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी 5 टाइम ही इंक्रीज होगा। तो इसकी जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन वो यही है कि दिस इज द रिएक्शन, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ इज 1। एक और डेफिनेशन कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ। रेट लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट अगर 1 हो तो हम कहेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब रेट लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म क्या होती है ये हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को यूं भी कह सकते हैं कि दिस इज द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल रिएक्टिंग स्पीशी। अगर रेट ऑफ रिएक्शन एक ही रिएक्टिंग स्पीशी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा हो तो उस रिएक्शन को भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब इसकी ज़रा थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं। सपोज हमारे पास रिएक्टेंट है ए, और इस रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। रिएक्टेंट कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब है कंसंट्रेशन एट 0 टाइम। जब आपने रिएक्शन को ऑब्जर्व करना शुरू किया उस टाइम को 0 टाइम कहेंगे, और उस टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो विद पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और उसकी वैल्यू ए से कम होकर ए माइनस एक्स हो जाएगी। तो एट टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए बिकम्स ए माइनस एक्स। एक्स इसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। अब जो जो टाइम गुजरेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो टाइम टी पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन x हो जाएगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन a माइनस एक्स हो जाएगी। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्मॉल a एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, इसको हमने लिखा a माइनस एक्स। अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन हैविंग एक्सपोनेंट 1। अब यहां देखें, ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इसकी एक्सपोनेंट 1 है, क्योंकि इसके
और ये dx/dt ये रेट ऑफ रिएक्शन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये प्रोपोर्शनैलिटी है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, और यहां पर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट 1 है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हटा दें तो यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लग जाएगा k। अब ये जो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है इसी को रेट लॉ कहते हैं, और ये रेट लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म है। और अब आगे हम चल के पढ़ेंगे कि रेट लॉ की इंटीग्रल फॉर्म क्या होती है, वो इसी टॉपिक के एंड पे आएगा। अब यहां पर रेट लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म में ये हमने ऑब्जर्व किया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एक्सपोनेंट 1। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमने हटा दिया, यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लग गया के को कहते हैं रेट कांस्टेंट। अब ये जो रिलेशन है ये कहलाएगी रेट इक्वेशन। इक्वेशन 1 इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी इक्वेशन 1 को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने यूं लिख लिया, और यहां पर k को कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। इसकी यूनिट है पर सेकंड या सेकंड इनवर्स। तो ये जो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो लेफ्ट हैंड साइड पर देखिएगा, देखिए ए है इनिशियल कंसंट्रेशन, और इनिशियल कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो a माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा -1, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x -1 होगा। तो a का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। अब ये देखिए -1 जो कि डेरिवेटिव है a माइनस एक्स का, ये न्यूमिरेटर में प्रेजेंट है। अब ये न्यूमिरेटर में कैसे प्रेजेंट हुआ इसको देखिएगा। यहां पर न्यूमिरेटर में -1 नहीं है। हमने इस इक्वेशन के न्यूमिरेटर को -1 से 2 दफा मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये इंटेग्रल साइन के अंदर भी -1 लगा दिया, इंटेग्रल साइन के बाहर भी -1 लगा दिया। तो ये -1 और ये -1 इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल किया, तो ओवरऑल इफेक्ट तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये हमारा एक मैथमेटिकल पर्पस फुलफिल हो जाएगा कि अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिरेटर में प्रेजेंट है। इसके इंटीग्रल को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग ले लें, तो इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमने डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग ले लिया, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स। ये नेगेटिव साइन वो है जो हमने इंटीग्रल के साइन से बाहर लगाया था। तो अब राइट हैंड साइड पर आ जाए, k dt है, इसका इंटीग्रल लेंगे तो k तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल साइन से बाहर आ गया। dt का इंटीग्रल ये t, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैपिटल Z है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये अब हमारे पास आ गई इक्वेशन 2, वेयर z इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैपिटल Z। इस z की अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की। तो जब टाइम 0 था, एट 0 टाइम x वाज 0, क्योंकि जब टाइम 0 था तो अभी प्रोडक्ट बना नहीं था, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 थी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हमने x से रिप्रेजेंट किया, x 0 है। अब इक्वेशन 2 में आप t को भी 0 पुट करें, x को भी 0 पुट करें। यहां देखें t को 0 कर दिया, जब t 0 था उस वक्त x भी 0 था। तो अब इक्वेशन 2 हमारे पास बन गई, नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू z। ये z की वैल्यू है, z की ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करें। ये देखें यहां पर ये इक्वेशन 2, इसमें हमने z की वैल्यू माइनस नेचुरल लॉग a पुट कर दी।
इस इक्वेशन को अगर आप चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, और इस इक्वेशन 3 को यूं भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इक्वेशन 4 को मॉडिफाई करके यूं भी लिख सकते हैं। टी को आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर ले गए, और इक्वेशन 5 को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, नेचुरल लॉग को रिप्लेस कर दें कॉमन लॉग से। तो यहां पर 2.303 आ गया लेफ्ट हैंड साइड पर। अब ये आ गई इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 और इक्वेशन 5 ये रेट लॉ की इंटीग्रेटेड फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन 1 इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6 ये सारी ही इक्वेशन these are integrated form of rate law for first order reaction. Now this is equation 6. इस इक्वेशन को हम इस तरह भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन 7 बनी है इक्वेशन 6 को रीअरेंज करने से, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्यों? कि अगर हम log ऑफ a ओवर a माइनस एक्स को प्लॉट करें इलांग y एक्सिस और t को प्लॉट करें इलांग x एक्सिस, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ये वो स्ट्रेट लाइन है। log ऑफ a ओवर a माइनस एक्स को हमने पुट कर दिया y एक्सिस पर, t को पुट कर दिया x एक्सिस पर, स्ट्रेट लाइन आ गई। ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास करती है, इसका मतलब है कि इसका इंटरसेप्ट 0 है, और इसका इंटरसेप्ट 0 है। इसके स्लोप की वैल्यू इसके स्लोप से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये देखें, वैल्यू ऑफ k कैन बी obtained फ्रॉम स्लोप। नाउ अगेन ये है इक्वेशन 4 जो हमने कहा था, ये भी इंटीग्रेटेड फॉर्म है रेट लॉ की फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस इक्वेशन को दोनों तरफ हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड पर भी राइट हैंड साइड पर भी। तो राइट हैंड साइड पर -1 से जब मल्टीप्लाई किया तो लॉग का रूल कहता है कि जो कोफिशिएंट होता है वो एक्चुअली इसकी एक्सपोनेंट बन जाता है। लॉग के आगे जो भी वैल्यू है ये उसकी एक्सपोनेंट बन जाएगा। अब आप यहां से -1 खत्म हो गया। अब आप इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स को e की एक्सपोनेंट बना दें, रेजिंग एज पावर ऑफ e कर दें। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया e एक्सपोनेंट -kt, और राइट हैंड साइड पर आ गया e एक्सपोनेंट नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स ओवर ए। ई और नेचुरल लॉग ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये ई और नेचुरल लॉग ने एक दूसरे को कैंसिल किया, तो हमारे पास आ गया a माइनस एक्स ओवर ए। तो ये आ गई इक्वेशन 8। इसको भी हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट लॉ की इंटीग्रेटेड फॉर्म है। अब दोबारा इक्वेशन 6 पर आ जाए। दिस इज इक्वेशन 6। इस इक्वेशन 6 को थोड़ा सा रीअरेंज अगर कर लें, यूं भी लिख सकते हैं, और उसके नेक्स्ट स्टेप में इसको यूं भी लिख सकते हैं, और उसके नेक्स्ट स्टेप में इसको यूं भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में इस इक्वेशन को इस तरह भी लिखा जा सकता है। ये जो इक्वेशन 10 है ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट लॉ की डिफरेंशियल की इंटीग्रेटेड फॉर्म है, और ये इक्वेशन 10 भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है।
अगर हम log a माइनस एक्स को इलांग y एक्सेस पुट करें, t को इलांग x एक्सेस पुट करें, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ये देखिएगा, log a माइनस एक्स इलांग y एक्सेस आ गया, t इलांग x एक्सेस आ गया। तो अब ये डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन है। और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप माइनस के ओवर 2.303 के इक्वल है। इस स्लोप से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी स्लोप को माइनस 2.303 से मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट वैल्यू ऑफ k एंड लेट मी टेल k इज रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां पर चूंकि स्लोप नेगेटिव है, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है, जब स्लोप नेगेटिव है तो k की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहां ये नेगेटिव का साइन ऑलरेडी भी है और ये जो स्लोप की वैल्यू होगी ये भी नेगेटिव होगी, तो k की वैल्यू फिर पॉजिटिव आ जाएगी। नाउ इक्वेशंस 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड इसमें 9 को भी इंक्लूड कर लें, 8, 9 एंड 10, ये सारी इक्वेशंस जो हैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटेग्रेटेड फॉर्म है। दीज आर इंटेग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आ जाएं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स पर। पहली बात कि k की यूनिट कैसे फाइंड करेंगे। देखें, k की वैल्यू पर सेकंड, इसकी यूनिट है पर सेकंड। अब ये क्यों पर सेकंड है, क्योंकि यहां पर a ओवर a माइनस एक्स ये रेशो है कंसंट्रेशन की, तो जो यूनिट a की है वही यूनिट a माइनस एक्स की है, तो इन दोनों की यूनिट कैंसिल हो गई। अब यहां पर फिर सिर्फ t ही है बचता है जो कि डिनोमिनेटर में है, इसलिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी पर सेकंड या सेकंड इनवर्स, और k की यूनिट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, कंसंट्रेशन की यूनिट पे डिपेंड नहीं करेगी। दूसरी बात, डिटर्मिनेशन ऑफ हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये देखें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट लॉ की इंटेग्रेटेड फॉर्म है। यहां से ये t को आप अगर लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं और k को राइट हैंड साइड पर ले जाएं तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में बन गई। अब हाफ लाइफ का मतलब ये है कि इस टाइम पर, हाफ लाइफ के बाद, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल से हाफ हो जाएगा। रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है a, तो हाफ लाइफ पर a माइनस एक्स की वैल्यू a/2 हो जाएगी, और हाफ लाइफ को हम t हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमने यहां पर इस t को लिखना है t हाफ, क्योंकि t हाफ का मतलब है हाफ लाइफ टाइम। और अब आपने a माइनस एक्स इसको लिख लेना है a/2, तो a ओवर a/2 ये हमारे पास यूं आ गया। ये 2 जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था वो अब न्यूमिनेटर बन गया। a को यहां पर a को इस a से कैंसिल कर दें, देन हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस वन। और log ऑफ 2 की वैल्यू 0.30103, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करें तो ये है हाफ लाइफ की वैल्यू। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ ये भी रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा हो या कम हो, हाफ लाइफ उतनी ही रहेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बीएस की क्लास का टोटल ड्यूरेशन है 4 ईयर, तो बीएस की हाफ लाइफ हो गई 2 ईयर। तो क्लास में स्टूडेंट 5 हों तो भी उन्होंने बीएस की डिग्री 4 साल बाद लेनी है और उनकी हाफ लाइफ 2 साल होगी।
और अगर ये स्टूडेंट 500 हो जाए तो भी हाफ लाइफ 2 ईयर ही रहेगी। हाफ लाइफ ज्यादा हो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, और अगर हाफ लाइफ कम है तो इट मीन कि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। सोडियम 24 इसके डिके की हाफ लाइफ है 14.7 आवर्स, जबकि कोबाल्ट 60 की हाफ लाइफ है 5.3 आवर। इसका मतलब है सोडियम 24 का डिके ज्यादा फास्टर है, वाइल कोबाल्ट 60 का डिके बहुत स्लो है। कुछ एग्जांपल्स हो जाएं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। सल्फोनाइल क्लोराइड, इसकी डीकंपोजिशन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डीकंपोजिशन, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की डीकंपोजिशन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की डीकंपोजिशन, न्यूक्लियर डिके और बैक्टीरियल ग्रोथ फॉर प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट फ्रॉम मिल्क, ये सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैं। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।